ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में और ज़्यादातर टीचर्स यही गलती करते हैं कि वो दिमाग को नहीं समझते, राइट? दिमाग आपको बताएगा कि आपने उसको चीज़ कैसे बच्चे को या फिर एक जो ज़्यादा उम्र शख्स है, उसमें क्या डिफ़रेंस होगा। क्योंकि सीखने की जो पेस होती है, क्योंकि दिमाग हर एज में एक तरह काम नहीं करता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो जिस स्पीड से एक 12 साल का बच्चा काम सीख सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है, राइट? लैंग्वेज एक स्किल है, कोई भी स्किल आप ले लें, उसी तरीके से एक 25 साल का शख्स सीखेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है और इस कन्फ्यूजन की वजह से हम कभी लैंग्वेज सीख ही नहीं पाते। इस एज में दिमाग बहुत ज़्यादा न्यूरोप्लास्टिक होता है। उस कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो आप समझते हैं कोई भी चीज़ जो दिमाग से रिलेटेड हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि आपका दिमाग अडाप्टिव होता है। जिस तरह प्लास्टिक, अगर आप एग्जांपल से समझें, प्लास्टिक को आप मोल्ड कर सकते हैं, राइट? उसको आप उसकी शेप शिफ्ट हो सकती है एज कम्पेयर टू समथिंग जो रिजिड है बहुत ज़्यादा, जैसे लोहा है या कोई और सिल्वर है या आपके पास एल्यूमिनियम है। उसको मोल्ड करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बेसिकली कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। दिमाग का अपने आप को स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब इस एज में, कम उम्र में, जितनी आपकी एज कम होगी या फिर ज़्यादातर लोगों में जेनेटिकली ये चीज़ अच्छी होती है कि वो चीज़ों को बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। मैं मेमोरी की बात नहीं कर रहा, मेमोरी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। लोगों को लगता है कि जो बच्चा चीज़ जल्दी याद कर सकता है वो सीख भी सकता है। समझने में और याद करने में बहुत फ़र्क है, राइट? चीज़ को जो समझना होता है और उसको अप्लाई करने के लिए जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी उसके लिए ज़रूरी है। कम एज में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। जैसा जैसा आपकी एज बढ़ती जाती है, 25 के बाद अगर आप इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 12 साल तक एक होती है, 12 साल तक बहुत अच्छी होती है, उसके बाद डिटेरिएट होती रहती है, फिर 25 तक बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद 25 से प्लस 40 तक रहती है, 40 के बाद बहुत ज़्यादा गिर जाती है, इतनी ज़्यादा कि कोई भी चीज़ सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ लेंगे कि आप अगर एक कम उम्र, लेट्स से एक बच्चा है, राइट? वो किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, कोई भी कंट्री हो सकती है, राइट? ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो। तो उसमें अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, एक की एज कम है, एक 12 साल का बच्चा है और एक 40 शख्स का लेट्स से पेरेंट है, इनमें और इनमें, इन दोनों की लर्निंग पेस बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बच्चा फ़ौरी तौर पर लैंग्वेज को अपने इन्वायरमेंट से, जो ब्रेन है ना, लैंग्वेज को ऑब्जॉर्व करता है, राइट? कॉम्प्रीहेंशन खुद ही डेवलप होती है ऑटोमेटिकली। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक लफ्ज़ है एफर्टलेस, यानी आपको मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ती। इंटेलेक्चुअली, मेंटली आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता। ये अच्छी न्यूरोप्लास्टिसिटी का एज ए रिजल्ट, अच्छी न्यूरोप्लास्टिसिटी से आपका सीखने का जो प्रोसेस है वो एफर्टलेस हो जाता है। अब जो शख्स है 40 प्लस या 25 प्लस, उसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका है। उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी वीक है। उसके लिए चीज़ को एक्वायर करना, स्किल को, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और उसकी एप्लीकेशन को समझना, राइट? और फिर उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना, प्रैक्टिस करना। तो ये वो चीज़, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको बताएगा और गाइड करेगा। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझ लेगा वो कुछ भी सीख सकता है। कोई भी चीज़ आप समझते हैं कि एक शख्स, अगर आदमी, एक इंसान सीख सकता है, काबिलियत रखता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके लिए एक कंपस है, राइट? वो आपके लिए रेडार है, आपको बताएगा कि किस एज में किस तरीके से किन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है, रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको गाइड करेगा। अब आ जाते हैं प्रोसेस पे। इस एज में, और दो एजेस के, मैं आपको दो एज ग्रुप के लिए लैंग्वेज सीखने के दो प्रोसेस बताता हूँ। अब इस एज में मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि एफर्टलेस होता है प्रोसेस, यानी बच्चा अगर एक, लेट्स से, एक कमरा है, एक घर है, उसमें वालदेन, बड़े बहन भाई, रिलेटिव्स, फैमिली एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बच्चा उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा और बड़े कम अरसे में बहुत इफेक्टिवली एक्वायर कर लेगा, राइट? लैंग्वेज एक बहुत थिक एल्गोरिथम है और कम उम्र में इसको एक्वायर करना आसान होता है। ये वो चीज़ है, इसको आप समझ लें कि ज़्यादातर लोग बताने से हिचकिचाते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आपको पता चले कि आप 40 के बाद लैंग्वेज को नहीं सीख सकते या बहुत मुश्किल होगी आपको, तो आप नहीं सीखेंगे, राइट?
इसलिए ज़्यादातर लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि 25 ईयर्स ओल्ड जो प्लस स्टूडेंट्स हैं, उनको सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए और बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। एक कंपैरिजन से आपको समझाता हूँ। अगर एक 12 साल का बच्चा है, जो लैंग्वेज की जिस एफिशिएंसी से और जिस इफेक्टिवनेस से उसे सीखना है, उसका 10 टाइम्स शायद 40+ वाला सीखे, राइट। एक बच्चा बड़ी एफर्टलेसली स्पीकिंग को, इंग्लिश स्पीकिंग को, किसी भी लैंग्वेज को अक्वायर करेगा, लेकिन 40 साल का उसको बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगेगी। इसे कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। डिलिबरेट का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है एक एक बिल्डिंग ब्लॉक पे। कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, कोई सेंटेंस है, राइट, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की सलाहियत वो कमज़ोर होती है। तो उसमें अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं, इफेक्टिवली सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, राइट। आप स्कैटर्ड लर्निंग से नहीं सीख सकते, आपको बड़ी फोकस लर्निंग चाहिए। बच्चे हालांकि स्कैटर्ड कह लें या रैंडम लर्निंग के थ्रू जल्दी सीखते हैं, राइट। इससे समझ लें कि लैंग्वेज आपके पास एक इमारत है, राइट, या एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में सब ब्लॉक्स हैं, राइट। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। इसमें आप समझ लें वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, प्रोनाउंसिएशन है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब एक कम उम्र अगर एक बच्चा है, तो वो इस पूरे ब्लॉक को, इस पूरी लैंग्वेज को एक ही सेशन में फोकस के साथ और अटेंशन के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। लेट्स से अगर लिसनिंग में अगर एक अमेरिकन स्पीकर बोल रहा है और एक स्टूडेंट सुन रहा है, तो वो प्रोनाउंसिएशन को भी समझने की कोशिश कर रहा है, उसको भी कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, राइट, और अपनी वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है। उसी तरह वो वोकैबुलरी, नए अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, उनको पिक कर रहा है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, उनको डिडक्ट कर रहा है। उसी तरह आप समझ लें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, राइट। तो ये सारी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं जिनको वो एक ही सेशन में, या फिर आप समझ लें हॉलिस्टिकली, हॉलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल, राइट। लेकिन अगर आप बात करते हैं वो लोग जो कि जिनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी वीक है, राइट, या जिनको ज़्यादा ब्रेन में वो कैपेसिटी नहीं रही, अडेप्टेबिलिटी नहीं रही, उनके लिए हॉलिस्टिक अप्रोच काम नहीं करेगी और कभी भी काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिलिबरेट प्रैक्टिस। उसमें आप क्या करेंगे, ईच एंड ये जो सब कंपोनेंट्स हैं आपके पास, इनको इंडिविजुअली और सेपरेटली आप सीखेंगे। वोकैबुलरी आप सेपरेटली सीख रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन आप सेपरेटली सीख रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट अलग सेपरेटली सीख रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन ऑफ कोर्स होलिस्टिक होगा, लेकिन फोकस एक चीज़ पे होगा। मिसाल के तौर पे आप लिसनिंग कर रहे हैं, राइट, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी उम्र के लोगों के लिए। लिसनिंग में आपके पास आप एक ऑडियो बुक सुन रहे हैं, या लेट्स से एक आप लेक्चर सुन रहे हैं। लेक्चर में जो स्पीकर है वो लेट्स से अमेरिकन स्पीकर है, राइट, अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं। उसमें वो काफ़ी सारे अल्फाज यूज़ कर रहा है, राइट, मुख्तसर जुमले भी यूज़ कर रहा है, लंबे जुमले भी यूज़ कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी भी यूज़ कर रहा है, सिंपल वोकैबुलरी भी यूज़ कर रहा है। आपने क्या करना है, जब भी आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आपने उस पर जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं उस पर तवज्जो देनी है। लेट्स से वो एक आप कह रहे हैं आप वोकैबुलरी सीखना चाह रहे हैं, तो आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, तो किस तरह तलफ़ुज़ क्या है या अदायगी क्या है, या उसका समझ लें लफ्ज़ को वो कैसे अदा कर रहा है, बेसिकली उस पर आपने तवज्जो नहीं देनी। आपकी तवज्जो होगी अल्फाज पर। आप देखेंगे कि इसने इस जुमले में इस लफ्ज़ को कैसे यूज़ किया, कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसको डिडक्ट करेंगे। ऑडियो को, वीडियो को पॉज करके आप उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या रीजंस हो सकती हैं। ये होती है डिलिबरेट प्रैक्टिस। ये लेती है टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम, राइट। वही बच्चा, अगर एक बच्चा है तो वो 1 घंटे में अगर 1-2 वीडियो देख रहा है, तो उनको रिपीटेडली देख रहा है, एक वीडियो को उसने 3 दफ़ा देखा, तो वो हर एक चीज़ को, जितनी भी लैंग्वेज की कंपोनेंट्स हैं, ये तो मैंने आपके सामने कुछ गिनी चुनी, ये बॉक्स तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन लैंग्वेज के कंपोनेंट्स बेतहाशा हैं, राइट। आप समझ लें कि सैकड़ों के हिसाब से लैंग्वेज के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आप उसको बच्चा जो जिसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छी है, राइट,
वो होलिस्टिकली सीख रहा है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी पड़ रही, ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ रही, राइट। लेकिन जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वो लेसन है जो कि ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, इसकी वजह से कभी सीख भी नहीं पाते। लेकिन अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं और इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, और इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं कि कहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस है और उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसको आप एज अ गाइड समझें। ये आपको बताएगा। अपनी एज से डिटरमिन करें कि आपने कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और रेपिटेशन कितनी होगी, जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।